नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित सुप्रसिद्ध बंगला रचना चोखेर वाली का हिंदी भावानुवाद आँख की किरकिरी का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। बहुत दिनों के बाद अचानक महेंद्र को आते देखकर एक ओर तो अन्नपूर्णा गदगद हो गई और दूसरी ओर उन्हें यह शंका हुई कि आशा की शायद माँ के साथ फिर कुछ चकचक हो गई है। महेंद्र उसी की शिकायत पर दिलासा देने आया है। महेंद्र छुटपन से ही मुसीबत पड़ने पर अपनी चाची की शरण लेता था। कभी किसी पर उसे गुस्सा आया तो चाची ने उसे समझाकर शांत कर दिया, और कभी उसे कोई तकलीफ हुई तो चाची ने धीरज से सहने की नसीहत दी। लेकिन विवाह के बाद से जो सबसे बड़ा संकट महेंद्र पर आ पड़ा, उसके प्रतिकार की कोशिश तो दूर रही, सांत्वना देने तक में वह असमर्थ रही। इसके बारे में जब वह यह समझ गई कि चाहे जैसे भी वह हाथ डालें, घर की अशांति दुगनी हो जाएगी, तो उन्होंने घर ही छोड़ दिया। बीमार बच्चा जब पानी के लिए चीखता रोता है और पानी देने की मनाही होती है, तो दुखिया माँ जैसे दूसरे कमरे में चली जाती है। अन्नपूर्णा ठीक वैसे ही काशी चली गई थी। सुदूर तीर्थ में रहकर धर्म कर्म में ध्यान मन लगाकर दीन दुखिया को कुछ भुलाया था। महेंद्र क्या फिर उन्हीं झंझड़े और झंझटों की चर्चा से उनके छुपे घाव पर चोट करने आया है? महन ने आशा के संबंध में अपनी माँ की कोई शिकायत नहीं की, तो उनकी शंका दूसरी ओर बढ़ी। जिस महेंद्र के लिए आशा को छोड़कर कॉलेज तक जाना गवारा न था, वो चाची की खोज खबर लेने के लिए काशी कैसे आ पहुंचा? तो क्या आशा के प्रति उसका आकर्षण ढीला पड़ रहा है? उन्होंने पूछा। मेरे सिर की कसम महेंद्र, ठीक ठीक बताना, चुन्नी कैसी है? महेंद्र बोला, वह तो खासे मजे में है चाची। आजकल वो करती क्या है बेटे? तुम लोग अभी तक वैसे ही बच्चों जैसे हो, या घर गृहस्थी का भी ध्यान रखते हो अब? महेंद्र ने कहा, बचपना तो बिल्कुल बंद है चाची। सारे झंझटों की जड़ तो किताब थी। चारू पाठ वो जाने कहाँ गायब हो गई, और ढूंढे भी नहीं मिलती कहीं। अरे, बिहारी क्या कर रहा है? महेंद्र ने कहा, अपना जो काम है उसे छोड़कर वो सब कुछ कर रहा है। पटवारी गुमास्ते उसकी जायदाद की देखभाल करते हैं। वे क्या देखभाल करते हैं, खुदा जाने। बिहारी का हमेशा यही हाल रहा। उसका अपना काम दूसरे लोग देखते हैं, और दूसरों का काम वह खुद देखता है। अन्नपूर्णा ने पूछा, विवाह नहीं करेगा क्या? महेंद्र जरा हंसकर बोला, कहाँ, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अन्नपूर्णा को अंतर के गोपन स्थान में एक चोट सी लगी। महेंद्र ने कभी मजाक से कभी गंभीर होकर अपनी गृहस्थी का मौजूदा हाल उन्हें सुनाया। केवल विनोदनी का कोई जिक्र उसने नहीं किया। कॉलेज अभी खुला था। महेंद्र ने ज्यादा दिन काशी में रहने की गुंजाइश न थी, लेकिन सख्त बीमारी के बाद अच्छी आबो हवा में सेहत सुधारने की जो तृप्ति होती है, काशी में अन्नपूर्णा के पास महेंद्र को हर रोज उसी तृप्ति का अनुभव हो रहा था। लिहाजा यूं ही दिन बीतने लगे। अपने आप ही से विरोध की जो स्थिति हो गई थी, वह मिट गई। इन कई दिनों तक धर्मपरायण अन्नपूर्णा के साथ रहकर दुनियादारी के फर्ज ऐसे सहज और सुख देने लगे कि महेंद्र को उनके हवा लगने की पिछली बात हंसी उड़ाने जैसी लगी। उसे लगा विनोदनी कुछ नहीं, यहाँ तक कि उसकी शक्ल भी वह साफ साफ याद नहीं कर पाता। आखिरकार बड़ी दृढ़ता से महेंद्र मन ही मन बोला, आशा को मेरे हृदय से बाल भर भी खिसका सके, ऐसा तो मैं किसी को कहीं भी नहीं देख पाता। महन ने अन्नपूर्णा से कहा, चाची मेरे कॉलेज का हर्ज हो रहा है। अब इस बार तो मैं चलूं, तुम संसार की माया छोड़कर यहाँ आ बसी। फिर भी अनुमति दो कि बीच बीच में तुम्हारे चरणों की धूल ले जाया करूं। काशी से लौटकर महन ने आशा को जब मौसी के भेजे गए स्नेहोपहार, एक सिंदूर की डिबिया और सफेद पत्थर का एक लोटा दिया, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मौसी का वो स्नेहमय धीरज और उन पर अपनी तथा सास की फजीहतों की बात याद आते ही उसका हृदय व्याकुल हो उठा। उसने महन से कहा, बड़ी इच्छा हो रही है कि एक बार मैं भी काशी जाऊं और मौसी की क्षमा तथा चरणों की धूल ले आऊं। क्या यह मुमकिन नहीं? महन ने आशा की मन की पीड़ा को समझ और इस बात पर राजी भी हुआ कि वह कुछ दिनों के लिए अपनी मौसी के पास जाए, लेकिन फिर अपनी पढ़ाई का हर्ज करके खुद उसे काशी ले जाने में उसे हिचक होने लगी। आशा ने कहा, मेरी बड़ी चाची जी तो जल्दी ही काशी जाने वाली हैं, उनके साथ चली जाऊं तो क्या हर्ज है?
महेंद्र ने जाकर राजलक्ष्मी से कहा, माँ, बहू एक बार चाची से मिलने के लिए काशी जाना चाहती है। राजलक्ष्मी ने व्यंग से कहा, बहू जाना चाहती है तो जरूर जाए। जाओ, उन्हें ले जाओ। बिहारी राजलक्ष्मी से मिलने आया तो वह बोली, अरे बिहारी, सुना तूने, अपनी बहू काशी जा रही है। बिहारी बोला, क्या कह रही हो माँ? महेंद्र भैया फिर पढ़ाई हर्ज करके जाएंगे। राजलक्ष्मी बोली, ना ना, महेंद्र क्यों जाएंगे? महेंद्र यहीं रहेंगे। बहू अपने बड़े चाचा के साथ जाएगी। बिहारी भीतर ही भीतर परेशान हुआ। वो सोचने लगा, आखिर माजरा क्या है? महेंद्र काशी गया तो यास्ता यहाँ रही, और अब जब वो लौटा है तो अब आशा काशी जा रही। दोनों में कुछ ऐसा हुआ है। आखिर ऐसा कितने दिन चलेगा? दोस्त होकर भी हम उसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकते। दूर से खड़े खड़े तमाशा देखते रहेंगे। माता के व्यवहार से खुड़कर महेंद्र अपने कमरे में आकर बैठा था। विनोदनी ने इस बीच महेंद्र से भेंट नहीं की थी, सो आशा उसे बगल के कमरे से यहाँ ले आने के लिए अनुरोध कर रही थी। ऐसे में बिहारी आया। उसने महेंद्र से पूछा, आशा भाभी का काशी जाना क्यों तय हुआ है? महेंद्र बोला, क्यों ना हो, कोई अड़चन है? बिहारी बोला, अड़चन की तो कोई बात कह नहीं रहा, मगर अचानक तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? महेंद्र ने कहा, अपनी मौसी को देखने की इच्छा परदेश में रहने वाले आदमी के लिए व्याकुलता मानव चरित्र में होती है। बिहारी ने पूछा, तुम साथ जा रहे हो? पूछते ही महेंद्र के दिमाग में आया, बड़े चाचा के साथ भेजना ठीक नहीं। बिहारी इसी विषय पर बात करने आया है। ज्यादा बोलचाल से कहीं गुस्सा न फट पड़े, इसलिए उसने संक्षेप में कहा, नहीं। बिहारी महेंद्र को पहचानता था। वह नाराज है, यह बिहारी से छिपाना था। वह यह भी जानता था कि उसने जिद पकड़ ली तो उसे टस से मस नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने फिर उसके जाने का जिक्र ही नहीं किया। सोचा, बेचारी आशा अगर जी में कोई पीर छिपाई जाती है तो विनोदनी के साथ जाने से उसे थोड़ी सी राहत मिलेगी। उसने धीरे से कहा, उनके साथ विनोद भाभी जाए तो अच्छा नहीं रहेगा? महेंद्र चीख उठा, बिहारी, अपने मन की बात खोल कर कहो। मेरे साथ टेढ़े टेढ़े चलने की क्या जरूरत है? मैं समझ रहा हूँ तुम्हें सुबह आया है कि मैं विनोदी को प्यार करता हूँ। गलत है, मैं उसे प्यार नहीं करता। मुझे बचाने के लिए पहरा देते फिरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम अपने आप को संभालो। जहाँ पर काफी दर्द हो वहां पर अगर कोई बेरहमी से पाँव से मसल डाले तो चोट खाया हुआ आदमी चोट करने वाले पर जिस तरह बिना कुछ विचारे टूट पड़ना चाहता है, उसी तरह रुद्ध गले से बदरंग पड़ा चेहरा लिए बिहारी कुर्सी से उठकर महेंद्र की ओर लपका और सहसा रुककर किसी तरह बोल पाया, ईश्वर तुम्हें क्षमा करे, मैं चला। लड़खड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। बगल के कमरे से विनोदिनी झपट कर आई। बिहारी बाबू, दीवार का सहारा लिए हंसने की कोशिश करते हुए बिहारी ने कहा, क्या है विनोद भाभी? विनोदनी बोली, किरकिरी के साथ मैं काशी जाऊंगी? बिहारी ने कहा, नहीं नहीं भाभी, यह न होगा। मैं आरजू करता हूँ कि मेरे कहने से कुछ मत करना। मैं यहाँ का कोई नहीं होता। यहाँ किसी की भी बात में मैं दखल नहीं देना चाहता। तुम देवी हो, जो तुम्हें ठीक जचे वही करना। मैं चला। विनोदनी को नम्रता से नमस्कार करके बिहारी जाने लगा। विनोदनी बोली, मैं देवी नहीं हूँ भाई साहब, सुनो तो सही। तुम चल दोगे तो किसी का भला ना होगा, फिर मुझे दोष मत देना। बिहारी चला गया। महेंद्र ठगा सा बैठा रहा। विनोदनी बिजली सी कटाक्ष करती हुई बगल के कमरे में चली गई, जहां आशा मारे शर्म के मरी सी जा रही थी। बिहारी उसे प्यार करता है। महेंद्र के मुंह से ऐसा सुनकर वो मुंह नहीं उठा पा रही थी, लेकिन उस समय उस पर विनोदनी की ओर दया न आई। आशा ने अगर निगाह उठाकर देखा होता तो वह डर जाती, सारे संसार पर मानो खून चढ़ाया हो। विनोदनी का झूठ, बेशक विनोदनी को कोई भी नहीं प्यार करता। आवेश में वही जो एक बार महेंद्र के मुंह से निकल पड़ा था कि मैं नालायक हूँ, उसके बाद जब वो आवेश जाता रहा तो अपने उस अचानक उबल पड़ने की वजह से बिहारी से वह सपचा गया था। उसे लग रहा था कि उसकी सारी बातें खुल गई हैं। वह विनोदनी को प्यार नहीं करता, फिर भी बिहारी का ख्याल है कि प्यार करता है। जो कुढ़न बढ़ रही थी, आज वह अचानक भड़क पड़ी। बगल के कमरे में विनोदनी दौड़ती हुई आई और उसने बिहारी को रोकने की कोशिश की। बिहारी के कहे मुताबिक वह काशी जाने को तैयार हो गई। यह सब महेंद्र की कल्पना से भी बाहर था। इस दृश्य ने महेंद्र को एक चोट पहुंचाकर पराभूत कर दिया। उसने कहा था कि वह विनोदनी को प्यार नहीं करता, लेकिन जो कुछ सुना, जो कुछ देखा,
उसने उसे चैन न लेने दिया। चारों तरफ उसे बेचैन बनाने लगा और बार-बार निरे अफ़सोस के साथ उसके जी में होने लगा कि विनोदिनी ने मुझे यह कहते सुना कि मैं उसे प्यार नहीं करता। महन ने सोचा गलत, मैं विनोदिनी को प्यार नहीं करता। शायद प्यार ना भी करता हूँ, मगर ये कहना कि नहीं करता हूँ, ये तो और भी कठिन है। इससे चोट न पहुँचे ऐसी स्त्री कौन है? इसके प्रतिवाद की गुंजाइश कैसे हो? महन ने बक्स में निकालकर उसकी तीनों चिट्ठियों को फिर से पढ़ा। वह मन ही मन बोला, इसमें कोई संदेह नहीं कि विनोदनी मुझे प्यार करती है, मगर कल वह बिहारी के सामने इस तरह क्यों आई? शायद मुझे दिखाने के लिए। मैंने जब साफ जता दिया कि मैं उसे प्यार नहीं करता, तो फिर किसी मौके से मेरे सामने प्यार को ठुकराए नहीं तो और क्या करे? हो सकता है मुझसे इस तरह ठुकराई जाने और वह बिहारी को प्यार भी करने लगे। महेंद्र का क्षोभ इस तरह बढ़ चला कि अपनी उतावली से वह आप ही अचरज में पड़ गया। डर गया और विनोदिनी ने सुन लिया तो क्या हुआ कि महेंद्र उसे प्यार नहीं करता। इसमें दोष भी क्या है? आंधी आने पर नाव की जंजीरें जैसे लंगर को कसकर पकड़ती हैं, वैसे ही अकुलाहट में महेंद्र ने आशा को और भी कसकर पकड़ लिया। रात को महेंद्र ने आशा का मुंह अपनी छाती से लगाकर पूछा, चुन्नी, ठीक बताओ, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? आशा सोचने लगी, यह सवाल कैसा? बिहारी के बारे में जो शर्मनाक बात निकली है, क्या उसी से उस पर संदेह की ऐसी छाप पड़ी है? वो शर्म से छुई मुई सी होकर बोली, छी, आज ये क्या पूछ रहे हो तुम? तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, साफ बताओ, मेरे प्यार में तुम्हें क्या कमी दिखाई दी? उसे सताकर उसका माधुर्य निचोड़ने की नीयत से महेंद्र बोला, फिर तुम काशी क्यों जाना चाहती हो? आशा बोली, मैं नहीं जाना चाहती, कहीं भी नहीं जाऊंगी मैं लेकिन चाहा तो था पहले। आशा बहुत दुखी होकर बोली, तुम्हें पता है मैंने क्यों चाहा था? मजे से रहने के लिए नहीं जाना चाहती थी मैं। महेंद्र ने कहा, सच कहूँ चुन्नी, किसी और से विवाह किया होता तो तुम इससे कहीं ज्यादा सुखी होती। सुनते ही चौंक कर आशा महेंद्र से छिटक पड़ी और तकिए में मुंह गाड़कर काट की मारी सी पड़ी रही। कुछ ही क्षण में उसकी रुलाई रोके न रुकी। सांत्वना के लिए महेंद्र ने उसे कलेजे से लगाने की कोशिश की, पर आशा तकिए से चिपकी रही। पति बता पत्नी के ऐसे रूठने से महेंद्र सुख, गर्व और धिक्कार से क्षुब्ध होने लगा। उधर विनोदनी सोचने लगी, आखिर ऐसी तोहमत लगाए जाने पर बिहारी ने प्रतिवाद क्यों नहीं किया? उसने झूठा प्रतिवाद भी किया होता तो मानो विनोदनी को खुशी होती। ठीक ही हुआ कि महेंद्र ने बिहारी पर ऐसी चोट की, यह उसका पावना ही था। आखिर बिहारी जैसा आदमी आशा को प्यार क्यों करेगा? इस चोट ने बिहारी को दूर जो हटा दिया, मानो वह अच्छा ही हुआ। विनोदनी निश्चिंत हो गई, लेकिन मृत्यु बाढ़ से विदे बिहारी का रक्तहीन पीला मुखड़ा विनोदनी के हर काम में उसके पीछे पीछे घूमता सा रहा। विनोदनी के अंदर जो एक सेवा परायण नारी प्रकृति थी, वह उस कातर चेहरे को देखकर रोने लगी। 2-3 दिन तक वह सभी कामों में अनमनी रही। आखिर उससे न रहा गया। उसने एक सांत्वना पत्र लिखा, भाई साहब, तुम्हारा जो सूखा चेहरा देखा है, तब से मैं हृदय से यही कामना करती हूँ कि तुम भले चंगे हो जाओ। जैसे तुम थे वैसे ही हो जाओ। तुम्हारी वह सहज हंसी फिर कब देखूंगी, वह उदार बातें फिर कब सुनूंगी। एक पंक्ति में अपनी कुशल मुझे लिख भेजो। तुम्हारी विनोदिनी भाभी। दरबान की मार पर चिट्ठी उसने बिहारी को भेज दी। बिहारी आशा को प्यार करता है, इस बात को महेंद्र इस रुखाई और इस बेहयाई से जुबान फैला सकता है, बिहारी ने यह कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था, क्योंकि उसने खुद भी कभी ऐसी बात को दिल में जगह ही ना दी थी। बात जब एक बार मुंह से निकल पड़ी तो एक बारगी मार तो नहीं डाला जा सकता। उसमें सच्चाई का बीज जितना था, देखते ही देखते वह अंकुराने लगा। अब उसने खुद को कसूरवार समझा। मन ही मन बोला, मेरा गुस्सा करना भी तो शोभा नहीं देता। मैं इनसे माफी मांगकर विदा लेनी होगी। उस रोज मैं कुछ इस तरह चला आया मानो महन दोषी है। मैं विचारक हूँ, अपनी यह गलती मुझे कबूल करनी पड़ेगी। बिहारी समझ रहा था आशा चली गई है। एक दिन वह शाम को महेंद्र के दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ। राजलक्ष्मी के दूर के रिश्ते के मामा साधु शरण पर नजर पड़ी। कहा, कई दिनों से इधर आ नहीं सका, सब कुशल तो है? साधुचरण ने कुशल कही। बिहारी ने पूछा, भाभी काशी कब गई? साधुचरण ने कहा, कहाँ गई, कहाँ, उसका जाना अब ना होगा। यह सुनकर बिहारी सब कुछ भूलकर अंदर जाने को बेचैन हो उठा।
पहले वो जैसे ग्रहण भाव से खुशी खुशी अपनों सा परिचित सीढ़ियों से अंदर जाया करता था। सबसे हंसता बोलता था। जी में कुछ भी होता ना था। आज उसकी मनाही थी, दुर्लभ था वह। इसकी याद आते ही उसका मन पागल हो गया। बस एक बार, केवल अंतिम बार इसी तरह अंदर जाकर परिवार के सदस्य सा राजलक्ष्मी से घूंघट निकाले आशा भाभी से मात्र दो बातें कराना उसके लिए परम आकांक्षा का विषय बन बैठा। साधु चरण ने कहा, अरे अंधेरे में खड़े क्यों रह गए, अंदर आओ। बिहारी तेजी से दो चार डग अंदर की तरफ बढ़ा और मुड़कर बोला, नहीं चलूं, है काम है। और वो जल्दी से लौट गया। उसी रात बिहारी पश्चिम की ओर कहीं चला गया। दरबान विनोदनी की चिट्ठी लेकर बिहारी के घर गया तो वह घर पर नहीं मिला। दरबान चिट्ठी लेकर लौट आया। मैं जोड़ी के सामने वाले बगीचे में टहल रहा था। उसने पूछा, किसकी चिट्ठी है? दरबान ने बताया। महन ने उससे चिट्ठी ले ली। एक बार तो जी में आया, चिट्ठी वो विनोदनी को दे आया। कुछ कहे नहीं, सिर्फ विनोदनी का लज्जित चेहरा देखा है। उसे इसमें जरा भी शक न था कि खत में लज्जा की बात जरूर है। महेंद्र को याद आया, पहले भी एक बार विनोदिनी ने बिहारी को चिट्ठी भेजी थी। आखिर चिट्ठी में है क्या? यह जाने बिना मानो उससे रहा ही ना गया। उसने अपने आप को समझाया, विनोदिनी उसकी देखरेख में है, उसके भले बुरे का वही जिम्मेदार है। लिहाजा ऐसी संदेह वाली चिट्ठी को खोलकर देखना वाजिब है। विनोदिनी को गलत रास्ते पर हरगिज नहीं जाने दिया जा सकता। महेंद्र ने उसे छोटी सी चिट्ठी को खोलकर पढ़ा। वह सहज भाषा में लिखी थी, इसलिए उसमें मन का सच्चा उद्वेग फूट पड़ा था। महेंद्र ने उसे बार बार पढ़ा, खूब सोचा, मगर समझ नहीं सका कि विनोदिनी का झुकाव है किस तरफ। उसे रह रहकर उस यही आशंका होने लगी, क्योंकि मैंने यह कहकर उसका अपमान किया कि मैं उसे प्यार नहीं करता, इसीलिए रूठ कर वो अपने मन को दूसरी तरफ लगाना चाहती है। इसके बाद महेंद्र के लिए धीरज रखना असंभव हो उठा। जो लड़की अपने आप को उसके हाथों सौंप देने के लिए आई थी, वह महज जरा सी गलती से उसके कब्जे से निकल गई। यह सोचकर महेंद्र भीतर ही भीतर सुलगने लगा। मन में सोचा, विनोदनी मन ही मन अगर तुझे चाहती है तो उससे खैर जाने, क्योंकि वह एक जगह बंधी रहेगी। अपने मन का तो मुझे पता है, मैं उस पर कभी जुल्म नहीं कर सकूंगा। वो मुझे निश्चिंत होकर प्यार कर सकती है। मैं आशा को प्यार करता हूँ, मुझसे उसे कोई खतरा नहीं। यदि वह और किसी की तरफ खिंची तो क्या अनर्थ होगा, वह कौन जानता है। महेंद्र ने निश्चय किया, अपने को प्रकट किए बिना किसी न किसी तरह फिर से विनोदनी को अपनी ओर खींचना ही पड़ेगा। अंदर जाते ही महेंद्र ने देखा, विनोदनी बीच में ही खड़ी उत्सुकता से किसी का इंतजार कर रही है। और महेंद्र का मन डाह से जल उठा। बोला, नाहक इंतजार में खड़ी हो, भेंट नहीं होने की, यह लीजिए आपकी चिट्ठी लौट आई है। यह कहकर उसने चिट्ठी उसकी ओर फेंक दी। विनोदनी बोली, खुली क्यों है? महन जवाब दिए बिना ही चला गया। बिहारी ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी और कोई जवाब न देकर चिट्ठी वापस भेज दी। यह सोचकर विनोदनी की सारी नसें दप-दप करने लगी। उसने चिट्ठी ले जाने वाले दरबान को बुलावा भेजा। वह और कहीं चला गया था, न मिला। चिराग की कोर से जैसे गर्म तेल की बूंदें टपक पड़ती हैं। बंद कमरे में विनोदनी की दमकती हुई आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने अपनी चिट्ठी के टुकड़े कर डाले, फिर भी उसे चैन न मिला। स्याही की उन दो चार लकीरों को भूत और वर्तमान से पोंछ डालने की कतई मनाही कर देने की गुंजाइश क्यों नहीं। गुस्से में आई मधुमक्खी जिस प्रकार हर सामने फरने वाले को काट खाती है, उसी प्रकार क्षुद्र विनोदनी अपने चारों ओर की दुनिया को जला डालने पर आमादा हो गई। मैं जो भी चाहती हूँ उसी में रुकावट, किसी बात में कामयाबी नहीं। उस दिन फागुन की पहली बसंती बयार बह आई। बड़े दिनों के बाद आशा शाम को छत पर चटाई बिछाकर बैठी। मध्यम रोशनी में वह एक मासिक पत्रिका में छपी हुई धारावाहिक कहानी पढ़ने लगी। एक जगह जब कहानी का नायक काफी दिनों बाद पूजा की छुट्टी में अपने घर लौटा था कि डकैतों के चंगुल में फंस गया, आशा का दिल धड़क उठा। इधर ठीक उसी समय नायिका सपना देखकर रोती हुई जाग गई। आसमा के आंसू रोके न रुके। वह कहानियों को बड़ी उदार समालोचक थी। जो भी कहानी पढ़ती वह उसे अच्छी लगती। विनोदनी को बुलाकर कहती, भाई आग की खिरखिरी, मेरे सिर की कसम रही, इस कहानी को पढ़ देखना, ऐसी ही है। पढ़कर रोते रोते बेदम। विनोदनी भी अच्छे बुरे की कसौटी से आशा के उमंग उत्साह को बड़ी चोट पहुंचाती। महेंद्र को वह कहानी पढ़ाने का निश्चय करके गीली आंखों से उसने पत्रिका बंद की। इतने महेंद्र आ गया। महेंद्र बोला,
छत पर अकेली किस भाग्यवान को याद कर रही हो? आशा नायक नायिका की बात भूल गई। उसने पूछा, आज तुम्हारी तबीयत कुछ खराब है क्या? महन ने कहा, नहीं, तबीयत तो ठीक है। आशा ने कहा, फिर तुम मन ही मन जो कुछ सोच रहे हो मुझे साफ साफ बताओ। आशा के डिब्बे में से एक पान निकालकर खाते हुए महन ने कहा, मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारी बेचारी मौसी में न जाने कब से तुम्हें नहीं देखा। अचानक ही एक दिन तुम वहां पहुंच जाओ तो वो कितना खुश हो जाएंगी। आशा ने कोई जवाब न दिया, उसकी ओर ताकती रही। वो समझ न सकी कि एकाएक फिर क्यों यह बात महेंद्र के मन में आई। आशा को चुप देखकर महेंद्र ने पूछा, तुम्हारी जाने की इच्छा नहीं होती क्या? इस बात का जवाब देना कठिन था। मौसी से मिलने की इच्छा भी होती है और महेंद्र को छोड़कर जाने का दिल भी नहीं चाहता। आशा हजार बात आशा बोली, कॉलेज की छुट्टियां होने पर जब तुम चलोगे तो मैं भी साथ चलूंगी। महेंद्र, छुट्टियों में भी जाने की गुंजाइश नहीं है, इम्तिहान की तैयारी करनी है। आशा, फिर रहने दो, ना ही गई तो क्या? महेंद्र, रहने क्यों दें? तुम्हें जाना था तो तुम जाओ। आशा, नहीं, मेरी इच्छा जाने की नहीं है। महेंद्र, अभी अभी उस दिन तो ऐसी जबरदस्त इच्छा थी, अचानक ही इच्छा गायब हो गई। आशा नजर झुकाए बैठी रही। विनोदनी से सुलह के लिए मौका ढूंढते हुए महेंद्र का मन भीतर ही भीतर अधीर हो उठा था। आशा को चुपचाप देखकर नाहक ही उसे गुस्सा आ गया था। बोला, मुझ पर तुम्हें किसी तरह का स्वभाव हुआ है क्या? आंखों की निगरानी में रखना चाहती हो मुझे? आशा की स्वाभाविक नम्रता, कोमलता और धीरजता महेंद्र की बर्दाश्त से बाहर हो गई। अपने आप बोला, मौसी के यहाँ जाने की इच्छा है तो यह कहो कि मैं जाकर वहीं रहूंगी। जैसे भी हो, कभी हाँ कभी ना, कभी चुप, ये क्या करती रहती हो? महेंद्र की ऐसी रुखाई से आशा अचरज में पड़ गई। लाख कोशिश करने पर भी उसे कोई जवाब ना सूझा। यह समझ ही नहीं पाती कि क्यों महेंद्र कभी तो इतना आदर करता है और फिर अचानक बेरहम सा बन जाता है। इस तरह आशा के लिए महेंद्र जितना ही दुर्बोध बनता जाता, आशा उतना ही धड़कते कलेजे से, भय और प्यार से उसे ज्यादा जकड़ती जाती। वह महेंद्र पर शक कर उसे आंखों की निगरानी में रखना चाहती है। यह कोई कठोर उपहास है कि निर्दय संदेह? कसम खाकर इसका प्रतिवाद करना जरूरी है कि उसे हंसकर टाल दिया जाए। आशा को अब भी चुप रहते देख अधीर महेंद्र तेजी से उठकर चला गया। फिर कहा तो रहा कहानी का नायक, और कहाँ गई नायिका। सूर्यास्त की आभा अंधेरे में खो गई। सांझ वाली बसंती बयार जाती रही और सर्द हवा चलने लगी। फिर भी आशा उसी चटाई पर लेटी रही। जब बहुत देर बाद वो कमरे में गई तो देखा महेंद्र ने उसे बुलाया भी नहीं और सो गया है। मन में आया, स्नेहमयी मौसी की तरफ से उसे उदासीन देखकर महेंद्र मन ही मन शायद उससे घृणा करता है। खाट पर जाकर आशा ने उसके दोनों पैर जकड़ लिए। महेंद्र करुणा से विगलित हो गया और उसने उसे खींच लेने की कोशिश की, लेकिन आशा बिल्कुल न उठी। उसने कहा, मुझसे कोई कसूर हुआ है तो मुझे माफ करो। महेंद्र ने पिघल कर कहा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है चुन्नी। मैं ही बड़ा पाखंडी हूँ, इसीलिए नहा कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। इस पर आशा की आंखें बरसती हुई महेंद्र के पैरों को भिगोने लगी। महेंद्र उठ बैठा, अपनी बाहों से उसे कसकर पास में सुलाया। रुलाई का बेग कुछ कम हुआ तो आशा बोली, भला मौसी को देखने जाने का जी नहीं चाहता मेरा, लेकिन तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं होता, इसी से जाना नहीं चाहती। तुम इससे नाराज मत हो। आशा के गीले गालों को धीरे धीरे पोंछते हुए महन ने कहा, भला यह भी कोई नाराज होने की बात है? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, इस पर मैं नाराज हूँ? खैर, तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आशा ने कहा, नहीं, मैं काशी जरूर जाऊंगी। महन ने कहा, क्यों? आशा, मैं तुम पर संदेह कर रही हूँ, इसलिए नहीं जाती। जब यह बात एक बार तुम्हारे मुंह से निकल गई तो कुछ दिनों के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। महन ने कहा, पाप मैंने किया है और प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा। आशा ने कहा, मैं नहीं जानती, लेकिन कहीं न कहीं पाप मुझसे हुआ है, नहीं तो ऐसी बातें उठती ही नहीं। जिन बातों को मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती, आखिर वे बातें क्यों सुननी पड़ रही हैं? महन ने कहा, इसलिए कि मैं कितना बुरा हूँ, इसका तुम्हें पता नहीं। आशा ने परेशान होकर कहा, फिर ऐसा ना कहो, मगर काशी अब मैं जरूर जाऊंगी। महन ने हंसकर कहा, तो जाओ, लेकिन तुम्हारी नजरों की ओट से मैं अगर बिगड़ जाऊं तो? आशा बोली, इतना डराने की जरूरत नहीं है, मानो मैं इस विचार में ही घबरा रही हूँ। महन ने कहा, लेकिन सोचना चाहिए,
लापरवाही से अपने ऐसे स्वामी को अगर तुम बिगाड़ दो तो दोष किसे दोगी? आशा ने कहा, दोस्त कम से कम तुम्हें तो ना दूंगी, बेफिक्र रहो। महन ने कहा, ऐसे में अपना दोस्त मान लोगी? आशा, 1000 बार मान लूंगी। मैं तो ठीक है, मैं कल तुम्हारे बड़े चाचा जी से मिलकर सब तय कराऊंगा। इसके बाद महन ने कहा, रात बहुत हो गई है, और वह करवट बदलकर सो गया। जरा देर बाद फिर इधर पलटकर अचानक कह उठा, चुन्नी रहने भी दो, ना भी जाओगी तो क्या हो जाएगा? आशा बोली, फिर मना ही क्यों? अब अगर एक बार मैं ना जा पाई तो मैंने बदन से तुम्हारी वह झिड़की हमेशा लगी रहेगी। 2 ही 4 दिन के लिए सही, मुझे भेज दो। महेंद्र बोला, अच्छा। वह फिर करवट बदलकर सो गया। काशी जाने से एक दिन पहले आशा ने विनोदनी के गले से लिपट कर कहा, भाई किरकिरी, मेरा बदन छूकर एक बात बताओ। विनोदनी ने आशा का गाल दबा दिया, कहा, कौन सी? आशा, पता नहीं आजकल तुम कैसी तो हो गई हो, मेरे पति के सामने तुम निकलना ही नहीं चाहती। विनोदनी, क्यों? क्यों नहीं चाहती? ये क्या तुम नहीं जानती? उस दिन महेंद्र बाबू ने बिहारी बाबू से जो कुछ कहा तूने अपने कानों से नहीं सुना? जब ऐसी बातें होने लगी तो फिर कमरे से क्या निकलना? यही ठीक नहीं है। आशा ये समझ रही थी, और ये बातें कैसी शर्मनाक है। फिलहाल उसने अपने मन में यही समझा तो भी बोली, बातें तो ऐसी जाने कितनी उठती हैं। उन्हें अगर बर्दाश्त नहीं कर सकती तो फिर प्यार क्या, तुम्हें यह सब भूलना पड़ेगा। विनोद ने, ठीक है, भूल जाऊंगी। हाँ सर, मैं कल काशी जा रही हूँ। तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। जैसे भागती फिरती हो ऐसा करने से ना चलेगा। विनोदनी चुप रही। उसकी हथेली दबाकर आशा ने कहा, मेरे सिर की कसम, वह वचन तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। विनोदनी बोली, अच्छा।